नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आया हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। तो वीडियो पे बने रहना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज का हमारा टॉपिक है 498A। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसके प्रोसीजर को लेकर, इससे कैसे बचा जा सकता है, उस पूरे प्रोसीजर को मैं आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो टॉपिक है 498A। तो 498A होता क्या है? 498A अगर हम उसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो उसका सार ये है कि ससुराल पक्ष अगर बहू को, यानी कि उस वुमन को जो विक्टिम है, उसको उनके अपने व्यवहार से इस स्थिति में ले आएँ कि या तो वो सुसाइड कर ले या सुसाइड करने की कोशिश करे, या उसको शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाएं, उसके शरीर को चोट पहुंचाया जाए। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक तरह का उस बहू को टॉर्चर करने की कोशिश की जाए किसी भी तरीके से, मानसिक या शारीरिक। तो ऐसी स्थिति में 498A फाइल किया जाता है। लेकिन इसको 498A को 498AB के साथ भी इसको पढ़ा जाना चाहिए। और B में क्लियर किया गया है कि अगर कोई ससुराल पक्ष अपनी बहू से अगर डिमांड करता है, अनलॉफुल डिमांड करता है वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के लिए, या वो प्रॉपर्टी कैश भी हो सकती है या प्रॉपर्टी के रूप में भी हो सकती है, और उस डिमांड के बदले में वो उसको हैरेस करता है, तो इसमें 498A इम्प्लीड होता है। और उसके लिए अमूमन जो सज़ा तय की गई है वो 1 साल से 3 साल तक की सज़ा है। तो ये एक गंभीर मामला होता है और इस गंभीर मामले को बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन अमूमन देखा गया है कि मैं चूँकि दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, तो दिल्ली में ये देखा गया है कि बहुत सारे केसेस सिर्फ इसलिए फ़ाइल किए जाते हैं कि दूसरी पार्टी को हैरेस किया जाए। और आप देखेंगे भी कि कुछ दिनों के बाद इन मामलों में कुछ समझौते हो जाते हैं, और समझौते हो जाने के बाद ये जो कंप्लेंट फ़ाइल करता है वो उसे क्वैश करवाता है, चूँकि हो चुका है समझौता, और उस समझौते के हिसाब से वो क्वैश के लिए जाता है। तो अमूमन देखा गया है कि इस तरह के केसेस को ससुराल पक्ष के प्रेशर बनाने के लिए ये फ़ाइल किया जाता है। तो अब हम थोड़ा सा इसके प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं। मैं जल्दी से बता देता हूँ इसका प्रोसीजर क्या होता है। अमूमन क्या होता है कि अगर किसी लड़की के साथ क्रूरल्टी हो रही है घर के अंदर और वो परेशान है अपने ससुराल वाले से, तो वो एक कंप्लेंट फ़ाइल करती है थाने में, कंसर्न थाने में। कंसर्न थाने के जो भी इंचार्ज होते हैं वो उसे काउ सेल में, यानी कि CAW सेल के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और CAW सेल वाले इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। वो उसकी इंक्वायरी करते हैं कि वाकई मामला बनता है या नहीं बनता है। अब चूँकि अगर वहाँ सेटल हो जाता है तो मैटर वहीं ख़त्म हो जाता है। अगर मैटर नहीं ख़त्म होता है तो मजबूरन उसको FIR में कन्वर्ट करना पड़ता है, और तो FIR दर्ज हो जाती है। FIR दर्ज होने के बाद ये प्रोसीजर चला जाता है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर चार्जशीट फ़ाइल की जाती है, और चार्जशीट फ़ाइल होते के साथ ही सम्मन किए जाते हैं कोर्ट के अंदर अक्यूज़ को। और अब शुरू होता है अक्यूज़ का जो प्रेजेंस शुरू होता है, यहाँ से शुरू होती है हैरेसमेंट की सिचुएशन। होता क्या है कि इन FIR के अंदर उन लोगों के नाम भी लिख दिए जाते हैं जो उस प्रीमिसेस में रह भी नहीं रहे होते हैं, और दूर दूर तक बहू से या उस विक्टिम से कोई लेना देना नहीं होता है। अब चूँकि प्रेशर भी बनाना होता है ससुराल पक्ष के ऊपर, तो वो उसमें कुछ ऐसे नाम भी ऐड कर दिए जाते हैं जो उस प्रीमिसेस में कभी रहे भी नहीं है, कभी रहते भी नहीं है, और उसमें बहुत सारे तो सास ससुर, देवर, नंद और बहुत सारे और रिलेटिव भी इम्प्लीट कर दिए जाते हैं
एफआईआर में। तो अब ऐसे में होता क्या है कि अब एफआईआर में नाम आ चुका है तो कोर्ट सबको सम्मन करता है और पूरा का पूरा परिवार कोर्ट में खड़ा होता है। हालांकि उसमें से बहुत सारे एक्यूज़ उसमें ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चार्ज बनता भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोर्ट में लाए जाते हैं, बुलाए जाते हैं और हैरेसमेंट शुरू होता है। अब कोर्ट में तो अब आ गए हैं आप, आपके पास क्या प्रोसीजर रहेगा, तो इसके बारे में जान लेते हैं हम। अमूमन क्या होता है कि कोर्ट से नोटिस आता है, आपको जो भी एक्यूज़ हैं उनको बेल करानी होती है। बेल कराने के बाद जैसे ही चार्जशीट कोर्ट में फ़ाइल की जाती है, उसकी एक कॉपी एक्यूज़ को मिलती है। एक्यूज़ की कॉपी मिलने के बाद उनकी तरफ से एडवोकेट जो भी होते हैं वो अपीयर होते हैं और स्टेज आती है चार्ज पे आर्गूमेंट की। अब चार्ज पे आर्गूमेंट होते हैं तो बहुत सारी एफआईआर के अंदर बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी, अब चूँकि कई एफआईआर बहुत झूठी एफआईआर होती हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लूप्स होते हैं और बस वही एक स्टेज होती है जहां पर आप अपने आप को बहुत आसानी से या अपने रिलेटिव्स को बहुत आसानी से डिस्चार्ज करवा सकते हैं। आप एफआईआर दर्ज अच्छे से पढ़ें और उसके अंदर जब एफआईआर पे पढ़ने के बाद जब चार्ज पे आर्गूमेंट हों तो चार्ज पे आर्गूमेंट करके आप बहुत सारे झूठे नाम निकलवा सकते हैं। दूसरा तरीका जो है बचने का वो ये है कि अमूमन इस मामलों में समझौता हो जाता है। तो जब समझौता हो जाता है तो आप उस एफआईआर को कैंसिल करा सकते हैं, आप उस एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। अब चूँकि इसका जो प्रोसीजर है वो हाई कोर्ट से ही एफआईआर क्वैश हो सकती है, तो एमएम कोर्ट नहीं उसे ख़त्म कर सकती, तो उसके लिए फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है। आप वहाँ अपना एक एफिडेविट फाइल करते हैं कि भाई हाँ, हम लोगों के बीच में समझौता हो गया और हम अब आगे प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना चाहते, हम इस एफआईआर को क्वैश करवाना चाहते हैं। तो कंप्लेनेंट के सपोर्ट से आप उस एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। तीसरा ये कि पहली बात तो आप सभी जानते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है, तो कोशिश ये करें कि ना तो दहेज लें ना दहेज दें। अब उसमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होगा कि आपको कभी भी दहेज से जुड़े हुए मामलों में कभी नहीं फंसेंगे। अगर आप बिना दहेज के शादी करेंगे तो आप हमेशा सेफ़ हैं और देने वाला और लेने वाला दोनों सेफ़ रहता है। तो हमेशा इस बात की कोशिश करें कि ना तो दहेज दें ना दहेज लें, तो इससे समाज को भी बहुत अच्छे मैसेज जाएंगे। तो इस जो क्रूरता है इसको हमें ख़त्म करना है, तो इस कानून का लाभ उठाएं। क्योंकि अब दहेज लेना देना ही अपराध है तो इस अपराध को ना करें तो ज़्यादा बेटर है। चौथा ये कि एफआईआर के साथ आप कंटेस्ट करें। अब चूँकि आप जानते हैं कि जो परिभाषा 498 में दी गई है और जो एफआईआर के अंदर लिखा गया है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप अमूमन क्या होता है, कंप्लेनेंट ये कहती है कि मेरे साथ मार पिटाई हुई है, चोट लगी है, और उसमें अगर आप देखेंगे कि एफआईआर के अंदर जो चोट के निशान की बात की गई है उसका ना तो कोई मेडिकल रिकॉर्ड होता है चार्जशीट के अंदर और ना ही अदर रिकॉर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से ये साबित किया जा सके कि उसके साथ कोई क्रूरटी हुई है। अब चूँकि जनरली होता क्या है कि ससुराल पक्ष को हैरेस करना है तो वो नाम डाल दिए गए हैं और प्रेशर बनाया गया है, तो उसमें आप मेडिकल रिपोर्ट कहाँ से लाई कराएंगे। लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इस वजह से जो सच में विक्टिम है, जो वाकई इस हैरेसमेंट का शिकार हो रहे हैं या इस क्रूरटी का शिकार हो रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता। तो मेरी राय ये है कि जो लोग इस तरह की कंप्लेंट या इस तरह की टैक्टिक्स करते हैं कि ससुराल पक्ष को फंसाने की, वो ना करें, क्योंकि इसमें जो रियल विक्टिम है वो सफ़र होता है, उसको न्याय नहीं मिल पाता या
मिलता है तो बहुत लेट मिल पाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तभी इस तरह की एफआईआर में जाएं, अदरवाइज़ कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है, देर सवेर न्याय मिलता ही है। तो ऐसी टैक्टिक्स कभी ना आजमाएं और ना ही झूठी एफआईआर करें, ताकि ना खुद हैरेस हो ना कोई और आपकी वजह से हैरेस हो। तो दोस्तों, बहुत सारे जजमेंट्स विक्टिम के ख़िलाफ़ या कंप्लेनेंट के ख़िलाफ़ अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी बड़े गंभीरता से इस तरह के मामलों को सुन रही है और वो भी देख रही है। कई बार कई टिप्पणियां भी की हैं कि इस तरह के झूठे मामलों को बढ़ावा ना दें, और बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी भी हैं जो अक्यूज़ के फेवर में जा रही हैं। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप अपने केस को बहुत आसानी से जीत सकते हैं। अब चूँकि 498A के साथ साथ 406 भी लगती है, जिसमें दहेज का सामान ससुराल वाले पक्ष रख लेते हैं, उसके खिलाफ 406 डाली जाती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि जो अगर विक्टिम या कंप्लेनेंट का कुछ सामान अगर आपके पास है तो कंप्लेनेंट को आप वापस लौटा दें और इस 406 से बचे रहेंगे। अब होता क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कंप्लेनेंट अपने सामान को ऑलरेडी लेके जा चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये कहती है कि 406 लगाई जाए या इस तरह की और धाराएं उसमें जोड़ी जाएं। तो उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी इस तरह के मामले में फंसते हैं तो आप जब अपनी बहू को या उस कंप्लेनेंट को आप सामान देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी एक लिस्ट बनाएं और दोनों पार्टी उस लिस्ट पर साइन करें, जिससे आप कोर्ट में प्रूव कर सकें कि आपने सामान लौटा दिया है। तो इस तरह से अगर आप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आप 498 के मामलों में बचेंगे, और बचेंगे ही नहीं, आप उससे बिल्कुल बरी भी होंगे। अब अगर आपने सच में ही कुछ उल्टा पुल्टा किया है या हैरेसमेंट किया है तो आप यकीन मानिए कि आप कानून से नहीं बच सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कानून बड़ी ही गौर से, बड़ी ही तीखी नज़र से इन मामलों को देखता है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप नहीं बच सकते, लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून भी उस तरह से भी आपको देखेगा कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको बहुत जल्दी बरी किया जाएगा, डिस्चार्ज भी किया जा सकता है और आप क्वैशिंग में भी जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वैल्यूबल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हाँ, इसकी डिटेल में मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। ये मैंने ब्रीफली आपको 498 के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको डिटेल में इसकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद भी ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो हम उस पर काम करेंगे। तो अगर आपको ये वैल्यूबल लगी हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। नमस्कार।